हेलो बच्चों, गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म से और ऑनलाइन क्लासेस जैसे आपको पता चल रही हैं और हमारा जीव विज्ञान का ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको कोशिका की खोज के बारे में बताया था, कोशिका के साइज़ के बारे में बताया था और फिर अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए थे कोशिकांगों के पास, ठीक है। और जो मेरा लास्ट वीडियो था उस वीडियो पे मैंने जो है इस टॉपिक पर एंड किया था, जिसको मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ और जिसमें देखिएगा आपके पास ये पहला कोशिकांग पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा कोशिकांग जो है अब था प्लास्टिड, और प्लास्टिड को हम लोग हिंदी में कहते हैं लवक। प्लास्टिड को हम लोग हिंदी में कहते हैं लवक, ठीक है। प्लास्टिड ये रिकैप है, मतलब लास्ट टाइम का आपको जो है ना ब्रीफ में इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं। और प्लास्टिड रंग के बेस पे 3 प्रकार के हो सकते हैं, सही है। ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अवर्णी लवक, जो पौधे के उस हिस्से में पाया जाता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है, जैसे कि रूट्स, ठीक है। इसका हमने आपको लास्ट वीडियो पे ये भी बताया था कि ये क्या फंक्शन कर रहा है। तो ये उसका काम होता है भोजन को संग्रह करना, मतलब ल्यूकोप्लास्ट क्या काम करता है, फूड स्टोरेज करता है। फिर हमने आपको सेकंड बताया ऑन द बेसिस ऑफ कलर, अवर्णी लवक मतलब कोई कलर नहीं, हरित लवक मतलब किस रंग का है, ये हरित लवक का मतलब है ये किस रंग का है, तो ये हरा है, ठीक है। और यह क्यों हरा है, क्लोरोफिल के कारण ये किस रंग का होता है, हरा रहता है। इसके अभी कार्य को हमें डिस्क्राइब करना है, कैसे क्यों हरा है, मतलब हरा है तो उसका क्या काम है, ठीक है। अब बात आती है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट को हम लोग वर्णी लवक कहते हैं। वर्णी लवक मतलब ये किसी भी कलर का हो सकता है एक्सेप्ट ग्रीन, हरे को आप छोड़ दीजिए। बात आई कि अब जैसे इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ बताया फूड स्टोरेज। इसका क्या काम है, तो फलों और फूलों और बीजों के जो रंग होते हैं ना, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। क्रोमोप्लास्ट के कारण फलों का रंग, फूलों का रंग और बीजों का रंग आ जाता है। नेक्स्ट बात आती है कि जैसे कुछ उदाहरण आपके यहाँ पेपरों में पूछे जाते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन उदाहरण ये है कि गाजर का रंग लाल है कैरोटीन के कारण, ठीक है। सेम तो कैरोटीन के कारण लास्ट वीडियो में भी बताया था, कैरोटीन के कारण रंग लाल भी हो सकता है, रंग पीला भी हो सकता है और रंग नारंगी भी हो सकता है। लास्ट वीडियो में आप देखिएगा जाके। और रंग जैसे कि आप देखते हैं जो सर्दियों में गाजर आती है तो वो लाल रंग की होती है, लेकिन यही गाजर जब हमारे यहाँ गर्मियों में आने लगती है तो उसका रंग नारंगी हो जाता है। तो कैरोटीन के कारण रंग जो है लाल भी हो सकता है, नारंगी भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। पीले का एक उदाहरण जैसे ये लिखा है, गाय का दूध पीला क्यों है, कैरोटीन के कारण, चाहिए। अब मिर्च या टमाटर का रंग लाल क्यों, लाइकोपिन। अगर आपको लाइकोपिन ऑप्शन पे नहीं मिले तो आप ऑप्शन पे क्या लगा दीजिएगा, कैरोटीन, सही है। अगर आपको ऑप्शन लाइकोपिन ना मिले, मिर्च का रंग भी लाल और टमाटर का भी रंग लाल क्यों होता है, लाइकोपिन के कारण। अब बात आती है सेब का रंग लाल क्यों होता है, एंथोसाइनिन के कारण। अब गाय का दूध तो हो ही चुका, हल्दी का रंग पीला क्यों, करक्यूमिन, ठीक है। इस प्रकार से हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए जो डिफरेंट एग्जाम्स में क्या हुए आए हुए हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। अब हम आपको आज के टर्न पर क्या पढ़ाना है इसको देखते हैं, मतलब हमें पढ़ना क्या है। तो हमने देखिए इसका काम देख लिया, ठीक है, फूड स्टोरेज होता है। इसका काम देख लिया, प्रोवाइडिंग कलर प्रोवाइड करता है। काम रह किसका गया, क्लोरोप्लास्ट का, सही है। क्लोरोप्लास्ट के काम को देखते हैं हम। अब पेज नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब हेडिंग है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का है, तो पता है हमें क्लोरोप्लास्ट किस कलर का है, ग्रीन, हरा रंग होता है इसका। क्यों हरा है आपको पता है, हरा क्यों है, क्लोरोफिल के कारण। किस कारण से, क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है, कौन सी मेटल्स पाई जाती है क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली जो धातु होती है, ठीक है, उस धातु का नाम होता है मैग्नीशियम। उस धातु का क्या नाम होता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के कारण जो होता है, सही है, मैग्नीशियम मेटल्स किस में पाई जाती है, क्लोरोफिल में। तो इससे क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि अगर किस धातु की कमी से पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, मैग्नीशियम। क्योंकि अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा, और क्लोरोफिल का अगर निर्माण नहीं होगा तो पत्तियों का रंग कैसा हो जाएगा, हरा नहीं रह जाएगा फिर आपकी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम। अब बात आती है क्लोरोफिल्स के प्रकार, मतलब क्लोरोफिल्स के प्रकार। क्लोरोफिल्स को आप हिंदी में क्या कहते हो, पर्णहरित, सही है।
क्लोरोफिल के प्रकार, पर्णहरित। क्लोरोफिल के प्रकार की बात आती है तो क्लोरोफिल जो होता है ना वो 5 कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। क्लोरोफिल कितने प्रकार का है, 5। क्लोरोफिल कितने प्रकार का होता है, सही है, 5 प्रकार का होता है क्लोरोफिल, सही है। जिसमें कि ये प्रकार देख लेते हैं, सही है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई, ठीक है। तो क्लोरोफिल कितने प्रकार का हो गया, 5 प्रकार का हो जाता है, सही है। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल कितने प्रकार के हो गए, 5, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब इनका उद्देश्य क्या है, क्यों ये बताने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल आखिर पौधों में पाया कैसे जाता है और किन किन कॉम्बिनेशन में आपको ये प्राप्त होते हैं, तो ये देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है पढ़ाने का। अगर पौधे का रंग कैसा है, हरा, पौधे का रंग कैसा है, हरा, ठीक है। तो हरे पौधे हैं तो उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। और सही है, जैसे हरा पौधा भी हो सकता है और हरी शैवाल भी हो सकती हैं, सही है। हरा पौधा भी है और हरी शैवाल भी हो सकती हैं, ठीक है। पौधे का कलर अगर हरा है तो क्लोरोफिल कौन सा होगा, सही है, ए और बी, ठीक है। चलिए, यदि सही है, यदि शैवाल आपके पास कैसी आ जाएं, लाल शैवाल आ जाए, कैसी शैवाल आ जाए, लाल, ठीक है। और लाल शैवाल अगर आ जाती है तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, कौन सा क्लोरोफिल हो जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी, ठीक है। और यदि आपके पास शैवाल कैसी आ जाएं, भूरी शैवाल आ जाएं, कैसी शैवाल आ जाएं, भूरी शैवाल आ जाती हैं, तो देखते हैं इनमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ठीक है। और यदि आपके पास हरी पीली शैवाल आ जाए, हरी और पीली शैवाल आ जाए, कैसी शैवाल आ जाए, हरी और पीली, तो क्लोरोफिल ए और ई, ठीक है। तो देखिएगा, सही है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि क्लोरोफिल क्या कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, हाँ, क्लोरोफिल किस में पाए जाते हैं, कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, सही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि पेड़ में सिंगल क्लोरोफिल हो, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी समझ में आया कि, सॉरी 1 मिनट, क्लोरोफिल ए और ई होना चाहिए, सही है, क्लोरोफिल ए और ई, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि कौन सा क्लोरोफिल सभी पौधों में अनिवार्य होता है, तो देखिएगा सभी पौधों में अनिवार्य क्या है, सभी पौधों में अनिवार्य क्या आ रहा है, ए, क्लोरोफिल ए जो होता है ना वो सभी पेड़ों में क्या हो जाता है, अनिवार्य रूप से पाया जाता है। चलिए, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, तो क्लोरोफिल में कौन सी मेटल है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल्स के टाइप्स कितने हो गए, क्लोरोफिल के 5 टाइप्स होते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या कॉम्बिनेशंस में पाए जाते हैं, हाँ, क्लोरोफिल कॉम्बिनेशंस में पाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि प्लांट्स का कलर किस प्रकार का है, अगर ग्रीन प्लांट है तो ए बी, यदि रेड प्लांट है तो फिर ए डी, और यदि भूरी शैवाल हैं तो ए सी, और यदि हरी पीली शैवाल हैं तो ए और ई का कॉम्बिनेशन बनता है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा क्लोरोफिल सभी पेड़ों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो सभी प्लांट में क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। अच्छा, ये मैंने जो ऑब्लिक के साइन लगाए इसका क्या यूज़ होता है, ऑब्लिक के साइन इसलिए लगाया मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि बायोलॉजी में कुछ मैंने प्रीफिक्स और कुछ सफिक्स बताए थे, मतलब ये शब्द अगर कहीं लग जाते हैं किसी वर्ड के पहले या किसी वर्ड के आखिरी में, अगर ये शब्द लगते हैं तो इनके कोई ना कोई अर्थ निकल कर आते हैं, जिसमें कि एक शब्द आया था, भाई हमने आपको बताया था फाइसी। कौन सा शब्द आया था, फाइसी। फाइसी मतलब, फाइसी को देखिएगा ये एक सफिक्स है, फाइसी क्या है, सफिक्स है, सही है, सफिक्स है। सफिक्स मतलब जो वर्ड्स के कहाँ पर आए, एंड में आ जाए, ठीक है। तो अगर ये वर्ड अगर कहीं आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, शैवाल, इसका मतलब क्या हो जाता है, शैवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसका यहाँ यूज़ है, हाँ, इसका यहाँ यूज़ क्या होता है, जैसे कि आप लाल शैवाल को क्या कह सकते हो, रोडोफाइसी, लाल शैवाल को क्या कह सकते हो, रोडोफाइसी,
फैसी मतलब शैवाल, सही है, रोडो मीन्स ऑफ रेड, सही है। क्या भूरी शैवाल को क्या कहा जा सकता है, तो फियोफाइसी, सही है। और हरी पीली शैवाल को क्या कहा जा सकता है, जेंथोफाइसी, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, हरी शैवाल, हरी शैवाल को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा फाइसी का क्या मतलब होता है। तो लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में, भूरी शैवाल को क्या कहा जाता है, फियोफाइसी, और हरी पीली शैवालों को क्या कहा जाता है, जेंथोफाइसी कहा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन लेकिन ध्यान रखिएगा, तो ये भूरी शैवाल से क्वेश्चन आता है, सही है, इस शैवाल से हमें क्या प्राप्त होती है, आयोडीन, क्या प्राप्त होती है, आयोडीन। इस सवाल से हमें क्या प्राप्त होती है, आयोडीन। आयोडीन हमें किन सवालों से प्राप्त होती है, भूरी सवालों से। लेकिन ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में इस प्रकार से पूछा जाता है कि समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त होता है, सही है। इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या होता है, सही है, समुद्री खरपतवार, ठीक है, समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त होता है, तो फिर आंसर क्या लगता है, आयोडीन। एक्चुअली भूरी शैवाल पाई जाती हैं समुद्रों में, भूरी शैवाल कहाँ पाई जाती हैं, समुद्रों में, सही है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, समुद्री खरपतवार, सही है। तो ध्यान क्या रखना है कि आयोडीन हमें कहाँ से प्राप्त होती है, सही है, भूरी शैवालों से या समुद्री खरपतवार से क्या प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, सही है, नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, क्लोरोफिल के अभी हमने टाइप्स देखे, लेकिन अभी हमने क्लोरोफिल के वर्क को नहीं देखा, मतलब कि हमने क्लोरोप्लास्ट के अभी कार्य को नहीं देखा है, सही है। अभी हम इसके कार्य को देखते हैं। क्लोरोफिल का जो कार्य होता है, सही है, अब हम इसके कार्य को देखते हैं, सही है, फंक्शन, सही है, क्लोरोफिल के कार्य, सही है, क्लोरोफिल के कार्य को देखते हैं, फंक्शन को देखते हैं क्लोरोफिल के। और क्लोरोफिल के कार्य की जब बात आती है तो इसको एक हेडिंग पड़ेगी आपके लिए, सही है, जिस हेडिंग का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को आप कहते हो प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में इसका क्या नाम होता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल का उपयोग हम लोग कहाँ देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, वह क्रिया होती है जिससे पौधे अपना क्या बना लेते हैं, भोजन। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण, सही है। तो क्या है प्रकाश संश्लेषण, सही है, भोजन निर्माण की क्रिया, ठीक है, को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या है प्रकाश संश्लेषण, इस क्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं, कैसे, तो पौधे वायुमंडल से क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सही है। एक मिनट रुकिएगा, स्पेस थोड़ा बना लें, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सही है, और भूमि से क्या ले लेते हैं, जल, ठीक है। और इन दोनों के पारस्परिक संयोग से क्या बनता है, भोजन, मतलब ग्लूकोज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और क्या प्राप्त होता है, ठीक है, वाटर और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए इसको आप बैलेंस करके लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या हुई, पौधों ने वायु से क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, भूमि से क्या लिया, जल, और किसका निर्माण किया, फूड का। ये है इनका फूड, ग्लूकोज के फॉर्म में आ रहा है। ये किस फॉर्म में आ रहा है, फूड, जो कि किस रूप में आ रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। चलिए, और हमें क्या मिली, ऑक्सीजन, और क्या मिला, जल, ठीक है। अच्छा, इस क्रिया का नाम ही है प्रकाश संश्लेषण, मतलब इस क्रिया में प्रकाश का होना क्या है, अनिवार्य है, मतलब यहाँ पे लाइट का होना क्या है, अनिवार्य होता है,
सही है, प्रकाश का होना क्या है अनिवार्य, मतलब पौधे अपना भोजन जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही, मतलब लाइट की उपस्थिति में ही बना सकते हैं। डार्क में ये प्रोसेस संभव नहीं है, मतलब रात्रि के समय पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते, ठीक है, उनको प्रकाश चाहिए, ठीक है। और वो ध्यान रखिएगा, प्रकाश सनलाइट भी हो सकता है और कोई प्राकृतिक स्रोत तो है ही है, सही है, कोई कृत्रिम स्रोत भी हो सकता है वो, ठीक है। चलिए, लेकिन उस कृत्रिम स्रोत के पास इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो सके, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में भी संभव है और कृत्रिम लाइट में भी संभव है, बस एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए उस लाइट के पास, तो बिना लाइट के ये प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। अब बात आती है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, ट्रैप कौन करता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का क्या काम होता है, पर्णहरित का क्या काम होता है, ठीक है, पर्णहरित का क्या कार्य होता है, सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करना, सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल पाया किसके अंदर जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। किसके अंदर पाया जाता था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, ठीक है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। और तो इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके अंदर होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, मतलब भोजन का निर्माण पौधों में कहाँ पर होता है, किस कोशिकांग में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोफिल का कार्य समझ में आया कि क्लोरोफिल क्या कार्य कर रहा है, तो क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित और भी कुछ जानकारियां ले लेते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण सही है कि परिभाषा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कई मेथड होते हैं, मतलब कई मेनी टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस आर प्रेजेंट, लेकिन जो एक कॉमन सी डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं वो सुनिएगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम लोग बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आपको पता है एनर्जी नॉट बी क्रिएट, ठीक है, और नॉट बी डिस्ट्रॉय, ऊर्जा को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। आप शुरू से बचपन से सुनते चले आ रहे हो, जी ये थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिक का प्रथम नियम है, ठीक है। तो सूर्य की ऊर्जा आ रही है, सही है, और ये सूर्य की ऊर्जा, सही है, सूर्य की ऊर्जा मतलब कौन सी एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी, सही है, सोलर ऊर्जा आ रही है, इसको ना हम उत्पन्न कर सकते ना ही हम नष्ट कर सकते, लेकिन पौधे इसका क्या कर रहे हैं, तो पौधे इस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, एक केमिकल है, ग्लूकोज क्या है, एक केमिकल है। तो सौर ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। यही आप क्या है कि आपकी डिफिनीशन हो गई है, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया होती है जिसमें सोलर एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है, केमिकल एनर्जीज में चेंज हो जाती है, सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, सही है, इसको क्या है, ये एक डिफिनीशन हो गई है प्रकाश संश्लेषण की, सही है। तो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, जैसे कि हम आपको फॉर एग्जांपल बता देते हैं कि सही है, कौन सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो पता क्या कौन बदलता है, पौधे। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे आपके पास ऐसे प्रश्न आते हैं कि कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन होना चाहिए हमारे पास मोटर, सही है। उसी तरह तो ये कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो आंसर होना चाहिए डायनेमो। उसी प्रकार कौन सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो आपके लिए आंसर क्या होना चाहिए, तो ये आपके लिए आंसर क्या होना चाहिए, प्लांट्स यानी कि पौधे सौर ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, सही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज़ बात आती है कि आखिर पौधे क्या पूरी की पूरी ऊर्जा को कार्य में बदला जा सकता है, तो नहीं, पूरी की पूरी एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पूरी की पूरी सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। तो बात आती है कितने परसेंट, तो पौधे केवल जो है ना 0.1% सोलर एनर्जी को ही किसमें कन्वर्ट कर पाते हैं, केमिकल एनर्जीज में चेंज कर पाते हैं, सही है। तो पौधे, सही है। सेकंड आपके लिए क्या आंसर आया, सेकंड जो क्वेश्चन पुटअप हुआ, पहला तो क्वेश्चन ये पुटअप हुआ कि कौन सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो आंसर था प्लांट।
फिर सेकंड स्टेप ये आया कि कौन सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो पौधे, और किस क्रिया से बदलते हैं, तो वो किस क्रिया से बदलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बदलते हैं। ठीक है, अब पौधे कितने % सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल पाते हैं, तो केवल 0.1%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपकी किताबों में आंसर लगभग ज़्यादातर किताबों में आंसर गलत दिया जाता है। कुछ किताबें 1% कहती हैं, कुछ 1 to 5% कहते हैं, लेकिन इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो है 0.1%। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आंसर नहीं मिलता है तो आप 1% कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन सही वैल्यू इसकी क्या है, 0.1%। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, एक काम हुआ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है, कि कौन सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो फिर आंसर क्या आया, आंसर आया हमारे पास प्लांट। ठीक है, और सेकंड चीज़ आई कितने % सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, तो केवल 0.1% 0.1% सौर ऊर्जा केवल रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात आई, जैसे कि अभी हमने देखा, सही है, कि पौधे अपना भोजन कैसे किस प्रकार से बना रहे हैं, तो पौधे अपना भोजन जो है, सही है, इस प्रकार से बना रहे थे। सही है, आप भी देखिएगा पिछले लास्ट एक्शन जो थी, सही है, अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं शेष रह गए हैं, सही है, उनको कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसमें ये आता है कि सही, आपको पता है कि वायुमंडल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑलमोस्ट आप लोग कहते हो लगभग 78% है। सही है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, सही है, ऑलमोस्ट जिसकी वैल्यू लगभग आप बताते हो 21% के पास। वहीं CO2 की जो वैल्यूज़ होती है वो 0.03%, अब ये वैल्यू किताबों में चेंज होके 0.04% में आने लगी है। सही है, और बाकी तो आपको सब पता ही रहता है। तो आप ये बताइएगा, सोचिए कि वायुमंडल में तो ये ऑक्सीजन 21% है, तो आ कहाँ से रही है, तो आपका आंसर होगा क्या, सर ये पौधों से आती है। सही है, क्या कहाँ से आती है, पौधों से। वायुमंडल में ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, पौधों से। आखिर पौधे क्या ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिससे ये ऑक्सीजन वायुमंडल में आ रही है, तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन आ रही है बाहर। ठीक है, चलिए ये भी बात सही है। तो आपका एक ऑप्शन तो ये हो गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, पौधे। दूसरा आपका क्या ऑप्शन हो गया, फोटोसिंथेसिस। हम अब इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं PS, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए ये भी बात सही है। सही है, इसका तीसरा विकल्प भी देखिएगा। तीसरा विकल्प अगर आपको यह ऑप्शन मिल जाए तो भी सही है, ये ऑप्शन मिल जाए तो भी सही है, लेकिन इसका तीसरा विकल्प आपके लिए क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत, पहला विकल्प प्लांट, बात सही है। दूसरा विकल्प है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। सही है, जिसको हमने PS से लिखा हुआ है। सही है, अब तीसरा विकल्प सुनिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का ये स्रोत है वो है जल। यही ऑक्सीजन ब्रेक होके कहाँ चली जाती है, हमारे वायुमंडल में आ जाती है। मतलब तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, जल। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत, 3 विकल्प हमारे लिए सही है। पौधे बिल्कुल बात सही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल बात सही है, और तीसरा वाटर, हाँ ये भी बात सही है। सही है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल कहाँ से टूटता है, वाटर से टूट के निकलता है। सही है, ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, 3 विकल्प हो गए, प्लांट, प्रकाश संश्लेषण और वाटर। चलिए ये बात हो गई। तो ये आपको क्या देखा आपने कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है, तो ये जल से। सही है, तो इतना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का इतना पार्ट जो बनता है ये वाटर से ही टूट कर बनता है। ठीक है, वाटर से ही टूट कर बनता है। इस प्रोसेस को आप कहते हो ऑक्सीकरण। ये क्या प्रोसेस है, ऑक्सीकरण, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो ऑक्सीडेशन, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण, मतलब जल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जल का ऑक्सीडेशन। चलिए अब बात आई, ये चीज, इतनी चीजें तो आपने बना ली, किससे, वाटर से। अब रिमेन पार्ट क्या रह गया, CO2। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये किस में कन्वर्ट होगी जाके, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होगी जाके, ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को कहा जाता है हिंदी में अपचयन। सही है, और जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, रिडक्शन, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, रिडक्शन। ठीक है, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, और वाटर का क्या होता है, ऑक्सीकरण। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया का क्या होता है, उदाहरण होता है। ऑक्सीकरण
और सही है अपचयन, सही है अपचयन क्रिया का क्या है, उदाहरण है। सही है, तो ऑक्सीकरण को हमने एक बार लिख दिया है, सही है, ऑक्सीडेशन, सही है, और अपचयन को क्या कहते हैं हम लोग, रिडक्शन कहते हैं। अपचयन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया का उदाहरण होता है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। सही है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक चीज़ और देखनी है। सही है, अगले पेज पे आते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बात ये आती है कि आखिर हमारी इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन संपन्न करता है, किसके द्वारा ये क्रिया संपन्न की जाती है। तो सबसे ज़्यादा यह क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है, शैवालों के द्वारा। किसके द्वारा, शैवाल। ठीक है, शैवाल को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा किसके द्वारा संपन्न करी जाती है, शैवालों के द्वारा संपन्न करी जाती है। सही है, और इन शैवालों को, सही है, आप आम बोलचाल की भाषा में काय भी कहते हो। सही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सही है, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शैवालों के द्वारा संपन्न की जाती है। और कहाँ पर संपन्न होती है, तो फिर संपन्न होती है महासागरों में, ओशियन। सही है, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है शैवालों के द्वारा संपन्न करी जाती है इस अर्थ में, वो भी कहाँ पर होती है, महासागरों में संपन्न होती है। इसलिए महासागरों में शैवालों को कहा जाता है इसलिए इनको समुद्रों में इन शैवालों को क्या कहा जाता है, अधिप्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, इनको जो है ना, चलिए तो ध्यान रखिएगा। पृथ्वी, तो इसमें 3 क्वेश्चन हुए कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसके द्वारा संपन्न करी जाती है, शैवालों के द्वारा। ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे चलता है, महासागरों में। अब इन शैवालों को महासागरों में क्या नाम दिया जाता है, फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से जानते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सही है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपको ये तो कंफर्म हो गया कि ये प्रोसेस जो है बिना लाइट के संभव नहीं है। लेकिन अब बात आती है यदि हम लाइट को कलर्ड कर दें। सही है, सही है, कलर लाइट पर इफेक्ट देखें। सही है, कलर लाइट का इफेक्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर देखें तो क्या प्रभाव पड़ता है। सही है, केवल कलर लाइट को डील करना है हमें, तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकाश पर होती है, लाल रंग पे। सबसे तेज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग पर होती है, लाल रंग पर। सही है, उससे अगर ये आपको ऑप्शन पे ना मिले तो इसका सेकंड विकल्प सही हो जाता है हमारे पास जो है नीला रंग। सही है, नीला रंग। सही है, और सही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज किस रंग के प्रकाश में होती है, तो फिर रेड कलर। सही है, और अगर आपको ये विकल्प ना मिले तो फिर सेकंड विकल्प क्या देखना है, ब्लू कलर। सही है, और अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये ऑर्डर किसका है, सबसे अधिक। सही है, ये ऑर्डर किसका है, सबसे अधिक। सही है, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग पर होती है, सही है, तो लाल रंग पर। सही है, और नहीं है विकल्प मिलने पर आप क्या देखोगे, ठीक है, ब्लू कलर। और यदि आपके पास दोनों विकल्प आ जाए तो फिर यही विकल्प सही है, रेड कलर। प्रायोरिटी पे रेड कलर सही है। अब बात आती है कि सबसे कम किसकी बात आई, सबसे कम। तो सबसे कम जब बात आती है तो हरा रंग। ठीक है,
हरे रंग के प्रकाश में, ठीक है, किस रंग के प्रकाश में? हरे रंग के प्रकाश में यह प्रोसेस सबसे कम होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हरे रंग के प्रकाश में यह प्रोसेस सबसे कम होता है। तो ध्यान क्या समझ में आया? कि समझ में आया कि अगर कलर लाइट की बात करी जाए तो कलर लाइट में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया लाल रंग में और सबसे कम अगर पूछें तो फिर ग्रीन लाइट्स में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने जिस कोशिकांग को पढ़ रहे थे वो कोशिकांग था हमारा लवक यानी प्लास्टिड, और प्लास्टिड में हमने तीनों प्लास्टिड देखिए पढ़ लिए। तो प्लास्टिड में हमने क्या पढ़ लिए? तीनों प्लास्टिड पढ़ लिए। जैसे कि हम आपको पेज नंबर 1 पर ले जाते हैं, हमने सही है इसके कार्य आपको बता दिए थे, इसके कार्य बता दिए, ये हमने पूरा विद डिस्क्रिप्शन पढ़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, सही है। चलिए अब हमारे पास तो पहला कोशिकांग हमने पढ़ा था क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। अब सही है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताना आपको, सही है। दूसरा भी कोशिकांग आपने क्या पढ़ लिया? प्लास्टिड, सही है। अब इसके बारे में भी कुछ नहीं पढ़ना। अब आया आपके पास तीसरा कोशिकांग जिसको आप कहते हो राइबोसोम, सही है, राइबोसोम। राइबोसोम इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज, सही है। ये कैसी सेल ऑर्गेनेलिज है? स्मॉलेस्ट, राइबोसोम जो है ना वो सबसे छोटा कोशिकांग होता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेलिज कौन सी होती है? राइबोसोम, सही है। अच्छा, इसको हम लोग जो है ना प्रोटीन फैक्ट्री की संज्ञा देते हैं। इसको किसकी संज्ञा देते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री की संज्ञा दी जाती है, सही है। चलिए सेकेंड चीज आती है, प्रोटीन फैक्ट्री की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि सही है, इस प्रोटीन का निर्माण हमारी सेल में किस स्थान पर होता है? राइबोसोम पे ही बनता है, और कहीं प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है। चलिए अब बात आती है, आखिर ये राइबोसोम जो होते हैं ना, सही है, इन राइबोसोम को हम लोग कहते हैं नेकेड सेल ऑर्गेनेलिज, ठीक है। नेकेड सेल ऑर्गेनेलिज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नग्न कोशिकांग के नाम से जाना जाता है, या कलाविहीन, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? कलाविहीन कोशिकांग। इसका मतलब क्या होता है? इस कोशिकांग के चारों तरफ कोई भी कवर नहीं होता, सही है, इसलिए इसको नग्न कोशिकांग या कलाविहीन कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि आपने अभी इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना ये चारों तरफ से कवर्ड होता है, सही है। इसी तरह प्लास्टिड में आप क्या देखा कि चारों तरफ से क्या होता है? कवर्ड होता है। लेकिन राइबोसोम कवर्ड नहीं है, राइबोसोम कवर्ड नहीं होता, इसके चारों कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन मीन्स ऑफ कला, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? कला, सही है, कोई कवरिंग नहीं है, सही है। एक सिंगल ऐसा ये सिंगल ऐसा हमारी सेल में कोशिकांग है जिसके चारों कोई कवर नहीं होता, सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सही है। अच्छा, ये बना किस चीज़ का होता है? तो राइबोसोम जो होता है ना वो बनता है प्रोटीन, सही है, प्लस क्या है? आरएनए, सही है। आरएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से किसका निर्माण होता है? राइबोसोम का निर्माण होता है, सही है। अच्छा, फिर बात आती है, यह है सबसे अधिक संख्या, सबसे अधिक को कहते हैं मोस्ट अबंडेंट, मतलब क्या है? सबसे अधिक संख्या किस कोशिकांग की होती है? सही है, सबसे अधिक संख्या, यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सही है। और नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, ठीक है। राइबोसोम में नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि इतना छोटा है कि इसको देखने के लिए हम केवल एक ही माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं, और वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये ऐसा हम यहाँ पर क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे अक्सर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि इस माइक्रोस्कोप का निर्माण
किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है वो किया गया था, ठीक है, नॉल और रस्का, किसके द्वारा किया गया है, नॉल और रस्का के द्वारा, सही है। नॉल अलग है और रस्का क्या है, अलग। दो लोगों ने मिलकर किसका निर्माण किया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ध्यान रखिएगा, अक्सर प्रश्न आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया, नॉल और रस्का के द्वारा। तो राइबोसोम्स के, सही है, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, सही है। अब राइबोसोम्स के टाइप्स देख लेते हैं, बस टाइप्स में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, हम आपको बता देंगे, आगे हो सकता है इसका यूज़ आ जाए आपके पास, सही है। तो राइबोसोम्स के अगर हम टाइप्स को देखें, ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, फिलहाल तो अभी आप, सही है, राइबोसोम्स के टाइप्स देखिएगा, टाइप्स, ठीक है, टाइप्स। तो राइबोसोम के टाइप्स की जब बात आती है तो राइबोसोम ना दो प्रकार के हो जाते हैं, 70S, फिलहाल अभी आप इतना ही ध्यान रखिएगा, और 80S, और 70S के आगे से आप 50S प्लस 30S लिख लीजिएगा, और 80S के आगे आप जो है 60S प्लस 40S लिख लीजिएगा, सही है। इतना ध्यान रखिए, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, सही है, 70S और 80S, सही है। और 70S और 70S के बगल में क्या लिखा है, सही है, 50 प्लस 30S, ये मैथमेटिक्स का जोड़ नहीं है, ध्यान रखिएगा कि अगर आप सोचें कि 50 और 30 जोड़ दे 70 आ जाए, नहीं, ठीक है। ये 50 और 30S जो होती है मशीन की स्पीड पे डिसाइड होता है, सही है, जिस स्पीड से हम इसको अलग करते हैं, सही है। और इसलिए ध्यान रखिएगा, दो क्यों लिखे गए हैं, 50S और 30S क्यों लिखे गए हैं, क्योंकि राइबोसोम्स जो होता है ना, दो यूनिट्स के मिल के बना होता है, ठीक है। छोटी यूनिट जो होती है वो 30S की होती है, और बड़ी यूनिट जो होती है ना वो 50S की होती है। इस तरह से आप देख लीजिए, मतलब राइबोसोम वास्तव में ऐसे ही दिखता है, ठीक है, कि बड़ी यूनिट जो होती है ना वो 50S, और छोटी यूनिट क्या होती है, 30S की होती है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको देखोगे तो छोटी यूनिट कितने की होगी, 40S की, सही है, और बड़ी यूनिट कितने की है, 60S की, सही। लेकिन गणित का जोड़ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राइबोसोम ऐसे ही दिखता है, और स्मॉल यूनिट्स क्या होती है, 40S, और लार्ज यूनिट क्या होती है, 60S की होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब राइबोसोम के बाद हमारे पास नेक्स्ट कोशिकांग नंबर हमारे पास आया 4, ठीक है, और इस 4th को हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं सुसाइडल बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली। इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, यानी कि सुसाइडल बैग कहलाता है, ठीक है। चलिए, सुसाइडल बैग कहते हैं, यानी आत्महत्या की क्या कहते हैं, इसको हम लोग थैली कहते हैं। अब लाइसोसोम को हम लोग ना एटम बम ऑफ सेल भी कहा जाता है, एटम बम, मतलब ये हमारे कोशिका का क्या है, परमाणु बम होता है, ठीक है। ये हमारे कोशिका का क्या है, परमाणु बम है, ठीक है, एटम बम ऑफ द सेल। ठीक, चलिए काम देखते हैं, क्यों एटम बम ऑफ द सेल कहा जाता है, या फिर इसको क्यों सुसाइडल बैग कहते हैं हम लोग, इस पे आते बात। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, वास्तव में लाइसोसोम का हमारी बॉडी सेल के अंदर क्या वर्क है, तो देखिएगा हमारी बॉडी में हमारी बॉडी क्या, हमारे सेल की बात करते हैं हम इसको, सही है। हमारे सेल के अंदर ये लाइसोसोम है, ये क्या है, लाइसोसोम, एल से लिख दिया हमने, सही है। कि क्या कार्य करता है, हमारी बॉडी, हमारी सेल के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पढ़े, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, ठीक है, प्लास्टिड भी पढ़ा हमने राइबोसोम भी पढ़ा, ठीक है। इस तरह से हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल कितने कोशिकांग पढ़ने के लिए आते हैं, 9 कोशिकांग पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है। तो हमारे सेल के अंदर जब कोई कोशिकांग खराब हो जाए, जैसे कोई भी कोशिकांग अगर हमारी सेल के अंदर डैमेज हो जाए, ठीक है, या फिर हमारे सेल के अंदर कोई फॉरेन बॉडीज आ जाए, फॉरेन बॉडीज का मतलब सेल के अंदर कोई बाहरी कोई चीज़ आ जाए, जैसे कोई वायरस प्रवेश कर जाए या कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर जाए, तो फिर लाइसोसोम उन जितनी भी फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, मतलब जो बाहर से आई हुई चीज़ें होती हैं, या हमारी सेल के अंदर जो चीज़ें टूट गई हैं या नष्ट हो गई हैं, कुल मिला के हम क्या कहते हैं, यूजलेस, जो हमारे सेल में यूजलेस है, जिनका कोई काम नहीं रह गया, उन सब चीज़ों को लाइसोसोम अपने अंदर क्या कर लेता है, घसीट ले जाएगा।
ठीक है, और फिर इनको तोड़ कर क्या कर देता है, इनको ख़त्म कर देता है, क्योंकि हमारे सेल इतनी छोटी है कि इसमें हम गार्बेज यानी मीन्स आप कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं रख सकते, सही है, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, सही है। और सही है, ये काम कौन करता है, लाइसोसोम। तो हम देखा जाए तो हम इसको क्या दें, ये तो हमारे सेल में क्या वर्क कर रहा है, सही है, वर्कर, एक तरह के सफाई कर्मचारी है ये, सही है, ये हमारे सेल का क्या है कि सफाई करने वाला है, सही है। और सही है, इसलिए सही है, लाइसोसोम का क्या वर्क क्या है, वास्तव में इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है हमारी सेल के अंदर। तो आपको लग रहा है ये तो फिर सफाई वाला कर्मचारी है, हाँ बिल्कुल बात सही है, हमारे सेल में सेल की क्या करता है, सफाई करता है, सही है। लेकिन इसको साइंस की भाषा में क्या बोला जाता है, सही है, तो साइंस की भाषा में इसको कहा जाता है कि ये हर टूटी चीज़ों को या हर खराब चीज़ों को अपनी सेल के अंदर क्या, अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लेता है, ले जाता है, फिर उसको क्या करता है, तोड़ देता है, ब्रेक। तोड़ने को साइंस की भाषा में कहा जाता है पाचन। तोड़ने को साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है, पाचन। पाचन में भी आप क्या करते हो, भोजन को, भाई ये आप अपना भोजन क्या करते हो, चबाते हो, तोड़ते हो, फिर उसको एंजाइम्स के द्वारा तोड़ा जाता है। वैसे तो ये भी यही काम कर रहा है, सही है, अंदर चीज़ों को ले जाता है और एंजाइम्स की सहायता से क्या करता है, उनको ब्रेक, तोड़ देता है, सही है। लेकिन इस पाचन को एक नाम दिया जाता है, जिसको ये पाचन तोड़ तो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है, लेकिन अब इस पाचन को एक नाम दिया जाता है। ये पाचन कोशिका के अंदर हो रहा है या बाहर, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, बाहर या अंदर, तो अंदर ही है ये, ठीक है। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है अंतः कोशिकीय पाचन, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। इसको क्या कहा जाता है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, सही है, अंतः कोशिकीय पाचन। एक मिनट रुकिए, ठीक है। अंतः कोशिकीय पाचन इसका कार्य होता है, सही है, अंतः कोशिकीय पाचन, सही है। चलो ध्यान रखिएगा। तो लाइसोसोम का क्या काम होता है, अंतः कोशिकीय पाचन। अब बात आती है कि सुसाइडल बैग क्यों करते हैं। सुसाइडल बैग इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, जब तक ये एंजाइम्स कवर्ड हैं, मतलब बाहर नहीं निकल रहे हैं, तब तक तो ये सब सुरक्षित हैं, सही है। अगर ये किसी कारणवश फट जाए, डैमेज हो जाए, तो ये एंजाइम्स इससे रिलीज होकर पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे, सही है, और इन माइटोकॉन्ड्रिया को, प्लास्टिड को, जितने भी कोशिकांग हैं, सबको क्या कर देंगे, ये नष्ट कर देंगे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मतलब ये अपनी ही, इनके कोशिकांगों के नष्ट होते ही ये सेल पूरी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली या एटम बम, क्योंकि इसके फटते ही पूरी सेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, सही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास सही है आया अगला कोशिकांग, कोशिकांग नंबर 5। अच्छा हाँ, ये चीज़ तो ध्यान रखिएगा कि लाइसोसोम जो होता है ना, ओनली फाउंड इन, सही है, ये ध्यान रखिएगा, सही है, लाइसोसोम्स ओनली फाउंड, ये आखिर पाया किस सेल में जाता है। जैसे हमने बताया था सेल लास्ट, राइबोसोम के लिए ध्यान रखिएगा, राइबोसोम, जैसे कि हम पिछले पेज पे जाएं, ठीक है, राइबोसोम्स होता है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये हर सेल में पाया जाता है, चाहे सेल एनिमल सेल हो और चाहे सेल आपकी प्लांट सेल हो, हर सेल में पाया जाता है, सही है। तो आपकी सेल कैसी भी हो, एनिमल सेल हो, आपकी सेल प्लांट सेल हो, कोई भी सेल हो, ये हर सेल में पाया जाता है। मतलब आप इस कोशिकांग से ये नहीं बता सकते हो, अंतर नहीं बता सकते हो, आप इस कोशिकांग से अंतर नहीं बता सकते हो, सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसी तरह लाइसोसोम से हम अंतर बता सकते हैं। लाइसोसोम्स ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, ये केवल जो है ना जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में यह कोशिकांग नहीं होता। तो आप क्या देख रहे हो, जंतुओं पौधों की कोशिकाओं में अंतर आपने देखा कि पौधों की कोशिका में तो क्या थी, सेल वॉल थी, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं थी। फिर आपने देखा प्लास्टिड, सही है, लवक, सही है, प्लास्टिड जो है केवल, सही है, प्लांट सेल में पाया जाता था, एनिमल सेल में नहीं होता था, सही है। लेकिन अब आया क्या, लाइसोसोम, सही है, लाइसोसोम केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। तो ये 3 डिफरेंस ध्यान रखिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के। अब हमारे पास अगला कोशिकांग आता है, कोशिकांग नंबर 5, जिसको आप कहते हो सेंट्रोसोम,
सही है। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, तारक काय कहते हैं। और यह कोशिकांग जो होता है ना, काम क्या होता है इसका, इसका काम होता है कोशिका विभाजन, सेल, इसका क्या कार्य होता है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब, सही है, सेल डिवीजन को प्रारंभ करना, सेल डिवीजन को क्या करना, प्रारंभ करने का कार्य कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेल डिवीजन को प्रारंभ करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। और सेंट्रोसोम्स ओनली फाउंड इन एनिमल सेल, सही है। किसमें पाया जाता है, केवल जंतुओं की कोशिकाओं में होता है, ये पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, सही है। तो सेंट्रोसोम्स ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। तो आपको एक अंतर और पता चला कि सेंट्रोसोम्स किसमें पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम किसमें पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम्स केवल एनिमल सेल में होता है, सेंट्रोसोम प्लांट सेल पे नहीं पाया जाता। तो फिलहाल तो अभी हमें ये दो ऐसे चीज़ें हैं जो प्लांट सेल में पाई जा रही हैं, सही है, सेल वॉल और प्लास्टिड। और ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो एनिमल सेल में पाई जा रही हैं, सही है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो सेंट्रोसोम, जिस सेल में सेंट्रोसोम काम क्या है, सेल डिवीज़न, सही है। सेल डिवीज़न मतलब बिना इसके एनिमल सेल डिवाइड नहीं हो सकती है, बिना इसके एनिमल सेल डिवाइड नहीं हो सकती। और हम आपको सही है बहुत बढ़िया तरह से बता चुके थे, सही है। मानव शरीर में एक ऐसी सेल होती है तंत्रिका कोशिकाएं, जो कि मानव शरीर की कैसी कोशिकाएं थी, लॉन्गेस्ट, लास्ट टर्न पर, यानी कि पहला वीडियो जाकर देखिएगा, हमने आपको सेल के मेजरमेंट बताए। मेजरमेंट का मतलब साइज, स्मॉलेस्ट सेल, सही है, हमारी इस अर्थ में थी माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट सेल हमारी अर्थ में थी ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। फिर ह्यूमन बॉडी की बात आ रही थी, ह्यूमन बॉडीज में हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल की जब बात आई तो उस सेल को हम लोग कह रहे थे ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल को कह रहे थे नर्व सेल, सही है। और नर्व सेल्स होती ना मानव शरीर की सबसे, मानव शरीर क्या किसी भी एनिमल सेल की सबसे बड़ी सेल्स होती हैं, सही है। बड़ी मीन्स बड़ी नहीं, लंबी कोशिकाएं, सही है, ये सही शब्द है, सही है। बड़ी में तो फिर आपको पता है कि सबसे लार्जेस्ट सेल तो फिर ओवा होती है, यानी ओवम। सही शब्द क्या है, लॉन्गेस्ट सेल, सही है। तो ये सेल मानव शरीर में इकलौती एक ऐसी कोशिका है जो डिवीज़न नहीं करती। अब आपको पता चल गया कि डिवीज़न क्यों नहीं करती है, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता, तो इसमें क्या नहीं पाया जाता, सेंट्रोसोम नहीं है इसमें, सही है। सेंट्रोसोम ना होने के कारण ये सेल डिवाइड नहीं करती है, सही है। अगला कोशिकांग हम लोग देखते हैं, सही है। चलिए अगला कोशिकांग देख लेते हैं। कोशिकांग नंबर शायद 6 होगा मेरे अकॉर्डिंग, सही है। और उसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडीज को हिंदी में कहा जाता है गोल्जी काय। क्या कहते हैं, गोल्जी काय। गोल्जी काय, ठीक है। गोल्जी काय को हम लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। मतलब हमारे सेल के अंदर ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसको दी जाती है, गोल्जी बॉडीज को दी जाती है, सही है। और क्यों दी जाती है आपको पता है, ट्रैफिक पुलिस जब तक आपको परमिशन नहीं देता, सही है, तब तक आप रोड को क्रॉस नहीं कर सकते हो, सही है। गोल्जी बॉडी क्या, सही है, परमिशन, ट्रैफिक पुलिस क्या परमिशन देता है, रोड को क्रॉस करने की परमिशन देता है, सही है। और इसकी परमिशन के बगैर आप जो है ना, सही है, रोड को क्रॉस नहीं कर सकते। इसी तरह हमारी सेल से अगर कोई चीज़ बाहर जाना चाहती है, ये मतलब हमारी सेल्स को अगर कोई चीज़ क्रॉस करना चाहती है तो परमिशन कौन देगा, गोल्जी बॉडी देती है। मतलब हमारी सेल से अगर कोई चीज़ बाहर निकलना चाहती है तो फिर उसकी परमिशन कौन देगा, गोल्जी बॉडी। एक्चुअली गोल्जी बॉडी ही उस चीज़ को बाहर छोड़कर आएगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है, सही है। तो ध्यान क्या रखना है कि ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसको दी जाती है, गोल्जी बॉडी को। अच्छा, गोल्जी बॉडी हमारी बॉडी में, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, फिर गोल्जी बॉडी चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में पाई जाती है। किसमें, प्लांट में हो और चाहे वो एनिमल सेल में, बोथ, सही है।
प्लांट सेल हो और चाहे आपकी कैसी सेल हो, एनिमल सेल हो, दोनों में पाई जाती है। मतलब आप इससे डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे कि एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। सही है। अच्छा, फिर बात आती है गोल्जी बॉडी वर्क क्या कर रही है, फंक्शन क्या है इसका। सही है। तो गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन होता है, सही है, वो फंक्शन होता है स्रावी। कैसा फंक्शन होता है? स्रावी मतलब सिक्रीशन। गोल्जी बॉडी कैसा काम करती है? सिक्रीशन करती है। सिक्रीशन का अर्थ क्या होता है? मतलब स्राव। स्राव वर्ड आप जानते हो, आप कहते हो रक्त का स्राव हो रहा है मतलब रक्त का स्राव का मतलब रक्त का निकलना। सही है। तो और रक्त का निकलना मतलब ये भी तो क्या है, सेल से चीज़ें बाहर ही तो आ रही हैं, सेल से चीज़ें बाहर निकल ही तो रही हैं, यही तो क्या है, स्रावी फंक्शन होता है इसका, मतलब सिक्रीशन। जैसे कि हम कहते हैं पसीने का स्राव, मतलब पसीने का निकलना। सही है। तो पसीने का निकलना मतलब आपकी सेल से स्वेटिंग, पसीना कैसे बाहर आता है? विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडी। सही है। फिर हमने कैसे जुकाम हो जाती है तो हम लोग श्लेष्म का स्राव होता है, मतलब कैसे ये श्लेष्म सेल से बाहर किसकी सहायता से आ रहा है? गोल्जी बॉडी की सहायता से आ रहा है। तो स्रावी का मतलब समझ में आया, सेल से चीज़ों का बाहर निकलना, स्रावी फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का। सही है। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब बात आती है गोल्जी बॉडीज और क्या काम करता है। सही है। तो देखिए गोल्जी बॉडी एक काम तो ये हो गया, स्रावी फंक्शन हो गया। सही है। अच्छा, आपको एक चीज़ और भी पता होगी, वो ये है कि सही है, ये सेल, देखिए ये सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल। सही है। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज किसका बना होता है? बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का। ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर देखिए, हमने सेल वॉल के बारे में कम से कम 6 से 7 पॉइंट लिखा रखे होंगे, वहाँ पर जाके देखिएगा कि सेल्यूलोज। ठीक है। सेल्यूलोज के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी है वहाँ पर हमने। तो सेल्यूलोज किसका बना होता है? ग्लूकोज से। आखिर ये सेल वॉल बनती कैसे, ये बाहर ग्लूकोज जाता कैसे, मतलब ये बाहर सेल्यूलोज बनता कैसे है? भाई बाहर जाना है तो फिर क्या है, बाहर जाना है मतलब सेल को क्रॉस करना है, क्रॉस करने का मतलब ये काम किसका होता है? गोल्जी बॉडी का। ठीक है। तो सेल वॉल का निर्माण कौन करता है? पौधों में सेल वॉल का निर्माण, पौधों में सेल वॉल का निर्माण कौन करता है? तो फिर गोल्जी बॉडी करती है, क्योंकि सेल वॉल बनती कैसे? सेल्यूलोज से। तो सेल्यूलोज बाहर आया कैसे? तो गोल्जी बॉडी ही बना बना के क्या करती है? बाहर छोड़ती रहती है, तो सेल वॉल बन जाती है। तो गोल्जी बॉडी का पहला काम सिक्रीशन, गोल्जी बॉडी का दूसरा काम सेल वॉल का निर्माण। सही है। अच्छा, गोल्जी बॉडी का तीसरा काम, सही है, लाइसोसोम। लाइसोसोम अभी, हाँ यही तो हेडिंग पड़ी है, नहीं सॉरी, पीछे वाले वीडियो में जाके दिखेगा। पीछे वाले वीडियो में ये लाइसोसोम। सही है। तो लाइसोसोम जो है, सही है, लाइसोसोम को का निर्माण आखिर कर कौन रहा है? तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। एक मिनट, स्पेलिंग करेक्ट कर दें जरा। ठीक है। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। सही है। फिर चौथा फंक्शन इधर देख रहे हैं। सही है। चौथा फंक्शन यहाँ लिखते हैं। ये गोल्जी बॉडी का चौथा काम एक्रोसोम। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करती है। एक्रोसोम क्या होता है? ठीक है। एक्रोसोम क्या होता है? स्पर्म जो होते हैं ना, स्पर्म, शुक्राणु। ठीक है। ठीक है। शुक्राणुओं के ऊपर एक कैप लगी होती है इस प्रकार की। ठीक है। इस कैप को हम लोग क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ठीक है। और ये एक्रोसोम जो है ना, यही एक्रोसोम है। ठीक है। और इस एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडीज के कितने काम हो गए? गोल्जी बॉडी का मेन वर्क होता है सिक्रीशन। ठीक है। सिक्रीशन के माध्यम से ये किसका निर्माण कर देता है? सेल वॉल का निर्माण करता है। और फिर लाइसोसोम का भी निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। और एक्रोसोम का भी निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी कर देती है। सही है। अब आए हम अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पे पहुंचते हैं। सही है। नेक्स्ट पेज पे हम अगला कोशिकांग देखते हैं।
अच्छा, कोशिकांग का नंबर ज़रा देखें, छठा था कि सातवां था? ठीक है, छठा। ठीक है, अब बात आती है, नेक्स्ट चीज़ होती है, अगला कोशिकांग आता है वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स को हम लोग कहते हैं रिक्तिका, नाम से पता चल रहा है रिक्तिका। ठीक है, और रिक्तिका से ओनली, ठीक है, फाउंड इन प्लांट सेल। ये केवल किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में ये नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखिएगा, रिक्तिका केवल किस में पाई जाती है? पौधों की कोशिका में ये पाया जाता है, जंतुओं की कोशिका में नहीं होता। ठीक है, और रिक्तिका नाम से पता चल रहा है, रिक्त मतलब वैकेंट स्पेस, खाली स्थान। खाली स्थान का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो खाली स्थान का मतलब क्या होता है, हम ये सेल होती है ना प्लांट की, इसमें हर तरफ क्या भरा रहता है? कोशिका द्रव भरा रहता है, हर तरफ कोशिका द्रव भरा रहता है। लेकिन जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सेल की उम्र बढ़ती जाती है, ठीक है, यहाँ पर एक बैलून्स विकसित हो जाता है। क्या विकसित हो जाता है? बैलून शेप स्ट्रक्चर, मतलब एक खाली स्थान डेवलप हो जाता है। सही है, और जैसे जैसे इसकी सेल की एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सेल की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है, वैसे वैसे ये वैकेंट स्पेस, ठीक है, वैसे वैसे ये वैकेंट स्पेस क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। यही वैक्यूल्स है, यही क्या है? वैक्यूल्स है, जिसके कारण जो कोशिका द्रव होता है ना, वो कोशिका के किनारे की ओर इकट्ठा होने लगता है, और मात्रा धीरे धीरे कोशिका द्रव की क्या होने लगती है? घटने लगती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वैक्यूल्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब बात आती है, अगला कोशिकांग देखते हैं, कोशिकांग नंबर 8। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा नाम बड़ा है, घबराइएगा नहीं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप कहते हो अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये हर सेल में पाई जाती है, ये हर सेल में पाई जाती है। सही है, काम क्या होता है? तो काम की जब बात आती है तो हम थोड़ा सा रुकिएगा, स्पेस बनाए। अच्छा, यहाँ पे काम की जब बात आती है तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है ना, ये एक्चुअली अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। सही है, एक होती है रफ और एक होती है स्मूथ। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ना, वो दो प्रकार की होती है, रफ और सही है स्मूथ। रफ अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती ना, ठीक है, इसको रफ इसलिए कहा जाता है कि इसको रफ इसलिए कहा जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है ना, ये नाम ही है जालिका, ये हमारी सेल में जाली की भांति से, जैसे जाल फैला रहता है, इस तरह हमारी सेल के अंदर ये जाल की भांति क्या होती है? फैली रहती है। सही है, इस तरह से ये जाली की भांति क्या होती है? हमारी सेल के अंदर फैली रहती है, इस तरह से। जब प्रोटीन निर्माण का समय आता है, तो यह इसकी सरफेस पर, मतलब राइबोसोम, कौन? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम की संरचना कैसी थी? इस प्रकार से। ठीक है, जब प्रोटीन जब तक प्रोटीन नहीं बनती तब तक राइबोसोम घुमा करते हैं, लेकिन जब प्रोटीन बनने का समय आ जाता है तब ये राइबोसोम इनकी सतह के ऊपर आकर चिपक जाते हैं। राइबोसोम इनकी सतह के ऊपर आकर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, और सही है, ये किसका निर्माण करते हैं? देखिए इस तरह से इसकी सतह के ऊपर आके क्या हो रहे हैं? बैठ गए। इस अंतःप्रद्रवी जालिका को कहते हैं रफ। सही है, रफ मतलब ये
कब आकर बैठते हैं? जब प्रोटीन निर्माण का क्या आता है? समय। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके निर्माण में भाग लेती है? प्रोटीन के निर्माण में भाग लेती है। ध्यान क्या रखना है? तो सही है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये प्रोटीन का निर्माण करती नहीं है। प्रोटीन का निर्माण तो कौन करता है? राइबोसोम। सही है, ये केवल राइबोसोम को सहारा देती है, मतलब प्रोटीन के निर्माण में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, और जब प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, तो ये राइबोसोम इसकी सतह को छोड़ देते हैं। ये राइबोसोम इसकी सतह को छोड़ देते हैं, गायब। सही है, राइबोसोम इसकी सतह को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। सही है, अब ये कैसी हो गई? स्मूथ। ये कैसी हो गई? स्मूथ। सही है, तो स्मूथ ये कहलाती है स्मूथ, यानी चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, सही है, ये वसा के निर्माण में भाग लेती है, ग्लाइकोजन के स्टोरेज में भाग लेती है। ठीक है, स्टोरेज में भाग लेती है। ठीक है, मेन आपको रफ ध्यान रखना है, मेन अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है वो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेती है, और स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका मानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट के फॉर्मेशन में के भाग लेती है, और ग्लाइकोजन के स्टोरेज में भाग लेती है। अच्छा, चूंकि ये जालिका है, सही है, इसलिए ये हमारी सेल को सपोर्ट देती है। हमारी सेल को क्या देती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सपोर्ट मतलब कौन देता है? सपोर्ट को देने वाला कौन होता है? स्केलेटन। ठीक है, तो हमारी कोशिका में कंकाल की भांति कौन कार्य करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। स्केलेटन है हमारे सेल का। स्केलेटन कौन है? हमारे कोशिका का कंकाल कौन है? तो हमारे कोशिका का कंकाल कौन होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। सही है, चलिए, और नेक्स्ट वीडियो पर हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ये 8वां कोशिकांग था और 9th रह गया, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, और जिसको हम अपना जो हमारा 3rd वीडियो आएगा तो उसमें हम आपको उस लेक्चर देंगे।